नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी का बीएसपी पर तीखा हमला, बुंदेलखंड की बदहाली के लिए विरोधी पार्टियों को ठहराया जिम्मेदार। मायावती ने प्रधानमंत्री को बताया दलित विरोधी। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन का प्रधानमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग में शिकायत, बीजेपी ने दिया मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार। उत्तर प्रदेश के 7वें और मणिपुर के दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का काम पूरा। पार्टियों का प्रचार तेज। 8 मार्च को दोनों राज्यों में मतदान। और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। नाकेबंदी मुक्त राज्य बनाने का वादा। हर घर में पानी और रोजगार पर जोर। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 7वें दौर के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया है। इस दौर की सभी 40 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को ही नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली थी, जबकि 9 फरवरी से 16 फरवरी तक उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर पर्चे भरे। 8 मार्च को यहां 8 जिलों की सभी 40 सीटों पर मतदान होना है। नाम वापसी के साथ ही अब मतदाताओं के सामने उम्मीदवारी की तस्वीर साफ हो गई है। इस दौर के साथ ही उत्तर प्रदेश में मतदान का सिलसिला खत्म हो जाएगा। 11 मार्च को पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और चौथे दौर के 12 जिलों की 53 सीटों पर गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में रैली की। जालौन जिले के उरई में विरोधी पार्टियों पर वो जमकर बरसे। उन्होंने बुंदेलखंड की बदहाली के लिए इन्हीं पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरई रैली में बुंदेलखंड की समस्याओं का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी पर इलाके की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने इलाके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। उनको तो लगता है कहीं और से सीटें ले आएंगे, यहाँ के लोग कहां जाएंगे, उनको तो दबोच के रख देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है कि अब उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें बुंदेलखंड की आवाज को सुनने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से वही लोग परेशान हैं जिन्हें पैसा ठिकाने लगाने का वक्त नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को गरीबों के हक में लिया गया फैसला करार दिया। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। नरेंद्र मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सत्ता में पहुंचेगी। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में धुआंधार प्रचार पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई रैलियां की। अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा में उन्होंने जनसभा की। यहां उन्होंने प्रदेश में मोदी लहर का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अच्छे कामों पर प्रदेश की जनता बीजेपी को बहुमत से सरकार सौंपने जा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता तीनों दलों से परेशान है। उन्होंने दावा किया
कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन सब समाजवादी पार्टी सरकार की अनियमितताओं की भेंट चढ़ गए। उन्होंने कप्तानगंज की रैली में अच्छे दिनों के सवाल पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। 5 साल हो गए, 2012 से यूपी की ये महान जनता ने अखिलेश बाबू को चुना था या नहीं चुना था? बताओ भैया, चुना था ना? वे पूछते हैं, मोदी जी बताओ अच्छे दिन कब आएंगे? भाई अच्छे दिन किसने लाने थे? अखिलेश जी ने लाने थे या नहीं लाने थे? सीएम कौन है? लाने थे या नहीं लाने थे? वो तो हमें पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। इसका मतलब आप तो ला नहीं पाए, अब तक 5 साल में अच्छे दिन यूपी के आप ला नहीं पाए हो। सुल्तानपुर की रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को बीएसपी की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी भी रही। उन्होंने रैली में फिर से जीत का दावा किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने बीएसपी को बहनजी संपत्ति पार्टी बताए जाने को बीजेपी की साजिश करार दिया। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी करार दिया। बहनजी संपत्ति पार्टी कहकर वो उसको गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि पूरे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो अपनी बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी संपत्ति मानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने दबे कुचले समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीएसपी की ताकत कमजोर करने के लिए लिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान कार्यकर्ताओं के चंदे बीएसपी के खाते में डाले गए, लेकिन बीजेपी उसका गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटबंदी से पहले बीजेपी के खातों में जमा हुए पैसों के बारे में बताने की चुनौती दी। मायावती ने कहा कि बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। जिस पैसे से बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव लड़ी है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बीएसपी की नेता एक दलित की बेटी एक हेलीकॉप्टर में घूमे, हवाई जहाज से घूमे, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी तो मंशा यही थी कि नोटबंदी इलेक्शन से पहले कर दो ताकि बीएसपी कंगाल हो जाए और ये हेलीकॉप्टर तक का भी प्रबंध ना कर सके, हवाई जहाज का भी प्रबंध ना कर सके। मायावती ने अखिलेश सरकार पर भी खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह इस बार मायावती के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों पर गरीब विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। बांदा और रायबरेली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ देश के सबसे अमीर 50 परिवारों की चिंता है। वहीं अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी और बीएसपी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बांदा में रैली की। उनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद से ही प्रधानमंत्री के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने वादे करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, पहले मोदी जी का मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, हवाई जहाज में आज जा रहे थे, और जैसे ही गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, मुस्कुराहट गायब हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली, अमेठी समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ अच्छे दिन का वादा करना जानते हैं। बीजेपी वालों ने तो कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ कितने अच्छे दिन लाके दिखा दिए इन्होंने हमें और आपको। सबको लाइन में लगा दिया, बैंक के आगे खड़ा रहना पड़ा, महीनों पैसा नहीं निकाल पाए और अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, छोटा मोटा कारोबार करने के बाद जो कमाया पैसा, वो भी लेने के लिए हमें तकलीफ उठानी पड़ी। अखिलेश यादव ने वोटरों से मायावती से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। झांसी से रविंद्र सिंह शौरान और फतेहपुर से पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आपके पास आऊंगा। झांसी में आप इस वक्त हैं। बुंदेलखंड को लेकर एक बयानबाजी का एक लंबा दौर भी आज चला, सुबह से हमने देखा, लेकिन यहाँ की बदहाली के लिए दरअसल सियासत ही जिम्मेदार है या कुछ और मसले, मुद्दे आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए दीपक, बदहाली का जहां तक सवाल है उसके लिए अकेली सियासत जिम्मेदार है ये कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी झेल रहे हैं यहाँ के लोग। किसानों की हालत खराब है। करीब 2 दशक से यहाँ पर बाढ़ और अकाल की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है। उसके पहले क्योंकि बुंदेलखंड का ये इलाका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का जो चंबल का इलाका है वो डाकुओं से बहुत प्रभावित रहा। कानून व्यवस्था वहां बहुत खराब रही थी। ये कुछ अहम मसले हैं जिनका समाधान यहाँ की जनता चाहती है। उसी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों या दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर बहुत कमजोर है। हालांकि नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बुंदेलखंड को किस तरीके से अलग से एक विशेष पैकेज दिया जाएगा या फिर इसको अलग राज्य बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों के विजन डॉक्यूमेंट कहिए या मैनिफेस्टो वो आ चुके हैं, उनमें किसी भी डॉक्यूमेंट में ये अभी तक जिक्र नहीं किया गया है कि इसको एक वादे के तौर पर कोई राजनीतिक दल जो है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएगा। लेकिन चुनावी भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र है, इस बात की चर्चा भाषणों में जिक्र जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं पंचानन के पास जाऊंगा रविंद्र। इसके अलावा पंचानन, आज जिस तरह से बयानबाजी हुई है और जिस तरह से अचानक तेज हो गई है और तीखे हमले किए जा रहे हैं, जुबानी हमले, आपको लगता है इनका जमीनी मुद्दों से कोई सरोकार है या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? खासकर बीजेपी वर्सेस बीएसपी में जो तल्खियां अचानक सामने आ गई हैं जुबानी हमलों को लेकर, क्या कहना है वहां पर लोगों का? किस तरह का प्रतिक्रिया मिल रही है? दीपक, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। लगभग आधा चुनाव बीत चुका है और 3 चरणों के चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। चौथे चरण की तैयारी है। 23 तारीख को चुनाव है और जिस तरह से बयानबाजी अब लगातार तेज हो गई है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन है उनके बीच में है। लेकिन जो एक नई चीज देखी गई है कि अभी तक बीएसपी और बीजेपी और वहीं पर बीएसपी और गठबंधन आपस में एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट जो एक अटैक है वो नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मायावती का बयान ये आया है कि उनके किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ कोई गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं होगा, उसके बाद से हमें लगता है कि ये तल्खियां बढ़ी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ बुंदेलखंड की रैली में मायावती पे जो निशाना साधा है उसका जवाब भी मायावती ने अपनी रैली के जरिए दिया। तो ये एक बड़ा बयानबाजी। लेकिन इस चुनाव को हमें लगता है कि इस मामले में याद रखा जाएगा कि किस तरह से बयानबाजी राजनीतिक दलों की एक दूसरे के खिलाफ होती रही है, जिसका कि आपने ठीक कहा कि जमीनी जो मुद्दे हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, बिजली, सड़क, पानी और बेरोजगारी, उससे शायद उतना वास्ता नहीं है, सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया पंचानन और रविंद्र, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ने प्रधानमंत्री पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर रही है। हालांकि बीजेपी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के विवादास्पद बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ जो संविधान में के तहत ली है उसको उल्लंघन किया, उसको अपमानित किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में निश्चित हार की संभावना से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने अपने जवाब में कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने 5 साल के कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। यही हमारी नीति, सबके साथ सबके विकास। जो लोग लंबे समय तक अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करके वोट बटोर रहे थे, उनकी अभी लुटिया डूब रही है। वो जमीन से वो निकल जा रहे हैं, उनकी पैर के नीचे से जमीन घिसक रही है। इसी वजह से वो एक तनाव फिर पैदा करना चाहते हैं। यही दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश में 7 में से 3 चरण का मतदान हो चुका है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने अपना जनाधार बचाए रखने की चुनौती है और इसी के चलते सभी दल एक दूसरे पर गलत बयानबाजी का आरोप लगा रहे हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार किया। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल से बात की राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अलायंस पार्टनर मिसेस अनुप्रिया पटेल। स्वागत है राज्यसभा टीवी में। मैम, बीजेपी ने जहां अपने कैंडिडेट्स उतारे थे वहां पर आपने अपने कैंडिडेट्स की भी लिस्ट उतार दी। उसके बाद किस तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दोनों के बीच में बैठकर सुलझाया गया, क्या मुद्दे थे? अलायंस के फॉर्मूले में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जनपद इलाहाबाद की सुराव सीट, जिससे मेरे दिवंगत पिताजी भी चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट अपना दल को दी गई थी। और जिस दिन हमारे प्रत्याशी का उस पर नामांकन हुआ उस दिन जबरन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी नामांकन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलती थी जिसको हमारे सहयोगी दल ने सुधारा और अब इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है और हम मिलकर हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आपकी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तो वो धड़ा है जिसकी अगुवाई आपकी माता कृष्णा पटेल कर रही हैं और कुछ लीडर्स आपकी पार्टी में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं उससे खुश नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो आपने अपना दल के दूसरे धड़े की बात कही, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का पिछले दिनों जो निर्णय आया है उसके बाद इस प्रकार की सभी चर्चाओं पर अपने आप ही विराम लग चुका है। कहीं दो चार लोग अलग खड़े हो तो उसे कोई धड़ा नहीं कहते। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी वोटर, सभी समर्थक एक साथ एकजुट होकर चुनाव के मैदान में हैं। जो विरोधी दल हैं वो लगातार नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं भाजपा के खिलाफ। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रही हैं? हमने देश के अंदर एक समानांतर चलने वाली अर्थव्यवस्था को हमारी जो एक फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है और इतनी हिम्मत इससे पहले की कोई सरकार नहीं दिखा पाई है। वो निश्चित रूप से इस पर चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि जब देश के अंदर राज्यों के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं जो जनता के जहन में एक महत्व रखते हैं। और उत्तर प्रदेश, यदि मैं अपने राज्य की बात करूं तो यहाँ पर जो पिछले 5 वर्षों का एक मिसरूल रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जनता भ्रष्टाचार, लूट खसोट से काफी त्रस्त रही है और इस बार का जो ये हमारा चुनाव है उसी भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ जनता खुलकर सामने आएगी। ये 11 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो नजर आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लखनऊ से कैमरामैन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रायबरेली कांग्रेस गांधी परिवार का मजबूत किला है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां लंबे अरसे से कामयाबी पाने की जद्दोजहद में है। भले ही लोकसभा चुनाव में यहां गांधी परिवार का जादू चलता है, विधानसभा चुनाव में लोग क्षेत्रीय दलों को तरजीह देते रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। कांग्रेस नेता फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मशहूर समाजवादी नेता राजनारायण रायबरेली से सांसद चुने जा चुके हैं। जिले में राष्ट्रीय फैशन, उड्डयन, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, फुटवेयर और फार्मास्यूटिकल संस्थान है। इसके बावजूद बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी जिले में बड़े चुनावी मुद्दे हैं। इसके बावजूद सोनिया गांधी में स्थानीय लोगों का भरोसा कायम है। हम गांधी परिवार की समय में नौकरी पाए हैं और गांधी के परिवार में ही हम रिटायर हुए, इसलिए हम जब तक हमारी जिंदगी है हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। रायबरेली जिले की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। जिले से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा जिले की तकरीबन सभी सड़कें बदहाल हैं। रायबरेली में कई कारखाने हैं, लेकिन बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। समय के हिसाब से, जैसे पहले समय के हिसाब से हम लोग कांग्रेसी भी थे, हम भी कांग्रेस भी थे और चाहते थे, और आज जो है हमने सपा को भी वोट दिया, सपा का भी सपोर्ट किया हम लोगों ने। आज हम परिवर्तन चाहते हैं। आज अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, लोग वादा करते हैं, नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आज हम परिवर्तन चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। लोकसभा के लिए हम जो देखते हैं वो नेशनल मुद्दे देखते हैं।
और जो विधानसभा के लिए हैं, यहाँ के लोकल मुद्दे हम देखते हैं। जो भी लोकल हमारा विधानसभा सदस्य होता है उसके लिए हम उसी को वोट देते हैं, जो हमारी सुनता हो, जो हमारे बारे में सोचता हो, उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी निराशा हाथ लगी थी। जिले की 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनावी मुकाबले में नहीं थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस यहां बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में रायबरेली ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। रायबरेली कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए जानकार मानते हैं कि पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना होगा और राज्य में अपने नेतृत्व को मजबूत बनाना होगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अब कृति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कृति, रायबरेली जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए कितना महत्व रखती है, ये इस बात को सब जानते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कमान संभाली है रायबरेली में, क्या उससे कुछ लग रहा है कि ये पक्ष में जाएगा कांग्रेस के? जी हाँ, देखिए रायबरेली लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं यहाँ गांधी परिवार का डंका बजता है। 1967 से जो शुरुआत हुई, हालांकि 1977 जो इमरजेंसी पीरियड था उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ से राजनारायण से हार गई थी। उसके बाद 1996 और 1998 के बीच में ये बीजेपी के पास भी रही, लेकिन 2004 के बाद से सोनिया गांधी को ऐसा माना जा रहा है कि इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो इस बार जो कमान संभाली है प्रियंका गांधी ने, खासकर राहुल गांधी ने, और जो अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ताकतें मिलकर हो सकता है रायबरेली में अच्छा परफॉर्मेंस करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक कि बसपा और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सेंध कर सके, और आपने देखा होगा कि स्थानीय मुद्दे अब लोगों के पास बहुत सारे हो गए हैं। उनके सामने नौकरी एक बड़ी चुनौती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स भी इस बार डिवाइडेड दिख रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में। अब देखना होगा कि किस तरह से नतीजे सामने आते हैं। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम जानकारी के लिए। और बात मणिपुर की। जिले में मणिपुर में पहले दौर का चुनाव जहां नजदीक आता जा रहा है, वहीं दूसरे दौर के लिए भी नाम वापसी का काम पूरा हो गया है। मणिपुर में दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए 17 फरवरी को ही चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली थी, जबकि 9 से 16 फरवरी तक उम्मीदवारों ने यहां पर्चे भरे। 8 मार्च को आखिरी दौर में यहां की सभी सीटों पर एक साथ मतदान होना है। मणिपुर में पहले दौर में 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा, जबकि 8 मार्च को दूसरे दौर के मतदान के साथ ही यहां वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 11 मार्च को यहां भी नतीजे आएंगे। और बीजेपी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को दृष्टि पत्र जारी किया है। देखते हैं क्या है इसमें खास। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान कहा कि मणिपुर में सत्ताधारी कांग्रेस एक साजिश के तहत आर्थिक अवरोध को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने सफाई दी कि केंद्र सरकार इस अवरोध को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस सरकार का रवैया इस मामले में निराशाजनक रहा है। गवर्नमेंट यहाँ की यह चाहती है कि हमारे जो मिस रूल्स हैं, उनसे मणिपुर की जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया गया है, और वह डाइवर्ट तभी हो सकता है जबकि इकोनॉमिक ब्लॉकेज चलता है। 24 पेज के विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने अवरोध रहित मणिपुर बनाने का वादा किया है। इसके लिए हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने पर पार्टी ने जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी मणिपुर की भौगोलिक अखंडता के लिए समर्पित है। बीजेपी ने हर घर में पीने का पानी, रोजगार के नए अवसर और महिलाओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा समेत हर जिले में 4 लेन सड़क का वादा किया है। विजन डॉक्यूमेंट में सभी बीपीएल नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने की बात भी कही गई है। राजनाथ सिंह ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए अब तक की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यदि मणिपुर आज भी हमारे देश के बैकवर्ड स्टेट्स में यदि काउंट किया जाता है, तो इसके लिए मणिपुर की जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही है जिसने लंबे समय तक इस मणिपुर में गवर्नमेंट बनाई है और गवर्नमेंट चलाई है। वही पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी ने फर्जी मुठभेड़ के मामलों की जांच का भी वादा किया है। आपको बता दें कि मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में मतदान होना है और इसके लिए बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बात उत्तराखंड की। कांग्रेस ने 10 फरवरी को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस मामले में वो कड़ी कार्रवाई करें। किशोर उपाध्याय की अगुवाई में 24 सदस्यीय शिष्टमंडल ने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को इस बात का ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हरिद्वार की रैली के लिए बीजेपी ने प्रशासन से पहले अनुमति नहीं मांगी थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और हरीश रावत पर रोड शो की अनुमति होने के बावजूद केस दर्ज किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं पर मामला दर्ज करने की अपील की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।